नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपकी 2026 लिखा हुआ है ना, जो कि आपकी यूपी टेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान के 150 प्रश्न मिलेंगे और लगभग आपके जो 10 टॉपिक है जिसमें इतिहास एवं परिभाषाएं, बाल विकास जिसमें सिद्धांत और अवस्थाएं से संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको। अधिगम के सिद्धांत, संज्ञानात्मक एवं नैतिक विकास का सिद्धांत, बुद्धि और व्यक्तित्व से प्रश्न मिलेंगे। समवेशी शिक्षा से मिलेंगे, अधिगम और क्षमता से मिलेंगे। आरटी एक्ट 2009 और एनसीएफ 2005। इन 10 से 12 टॉपिक है, आप देखेंगे तो है ना। इन 10 से 12 टॉपिक से आपको एक एक करके वीडियो के माध्यम से प्रश्न मिलेंगे, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न देने की कोशिश करूंगा क्योंकि वन लाइनर है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में जरूर बताना है ना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है। यहाँ पर देखिए हर एक प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये जेबी वाटसन द्वारा कहा गया था। और यदि बात करें ये किसके जनक माने जाते हैं वाटसन, तो ये व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वो वाटसन होंगे। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहां स्थापित हुए। लगभग सभी बच्चों को यह आंसर पता होगा, है ना। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको याद भी होंगे। तो सन यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए 1879 यानी 1879 में। और कहां पर, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग शहर में, किसके द्वारा, विलियम उंट द्वारा, है ना। यहाँ पर तीनों में से किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कब कहां स्थापित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम उंट द्वारा किया गया था। ठीक, ये अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है, काफी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यह कथन वाटसन का कहना है कि मुझे आप नवजात शिशु दे दो और मुझे बता दो इसे क्या बनाना है, मैं उसे बना दूंगा। ये किसका कथन है, जेबी वाटसन का कथन है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का शब्द का जो प्रयोग है वो रुडोल्फ गोल्काय द्वारा किया गया था। यदि सन पूछे तो सन याद रख लीजिएगा, 1590 में। किसके द्वारा, रुडोल्फ गोल्काय द्वारा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो ये जो परिभाषा है ये ट्रो के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, अच्छी परिभाषा, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना के बारे में पूछे थे कि वो विश्व की थी, और यहाँ पर भारत की पूछी गई है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपके डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1916 में। कहां पर, कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई थी। तीनों चीजें यहां पर मैंने इंक्लूड की है, किसके द्वारा, सेन गुप्ता द्वारा। कब, 1960 में। कहां पर, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये अच्छी पुस्तक है, इसके बारे में भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, तो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई थी, 1890 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का, और अब व्यवहार के ढंग को अपनाया हुआ है। यह कथन किसका है, सबसे पहले जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का त्याग किया, उसके बाद में मन का, फिर चेतना का, और अब जो वर्तमान में है वो किस पे चल रही, मनोविज्ञान व्यवहार पर चल रही है ना। तो यहाँ कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा ये वुडवर्थ का कथन है और काफी अच्छा कथन है। ये भी काफी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय कहां हुआ और इनका क्या अर्थ है। देखिए गेस्टाल्ट का अर्थ सबसे पहले पूछा गया है, संप्रदाय का उदय कहां पर हुआ, तो उदय हुआ जर्मनी में। कहां पर हुआ है, जर्मनी में। और उसका अर्थ पूछा गया है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप, या फिर इसे कह सकते हैं आप पूर्णाकार, है ना। और यदि पूछे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1912 में की गई थी। और भी इसमें मनोवैज्ञानिक इंक्लूड है, आगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो 1912 और यहाँ पर वर्दाइमर आपको याद रखना है, और कहां से, जर्मनी से। ठीक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे, काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा गया है, तो विलियम उंट है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे तो विलियम उंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
तुम मुझे कोई भी बालक दो, और ये शायद मैं बता चुका है ना, रिपीटेड प्रश्न है। क्या आंसर आएगा आपका? वाटसन आएगा, मैं बता चुका हूं इसके बारे में। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक के बारे में पूछे तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें चेतना शब्द की आलोचना की है। यदि पूछे सीधा सीधा कि भाई चेतना शब्द की आलोचना कौन सी पुस्तक में की है तो आपको पता होना चाहिए आउटलाइन साइकोलॉजी में की गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम मैकडूगल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा भैया? विलियम मैकडूगल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। संरचनावाद के जनक के बारे में पूछे कि संरचनावाद के जनक कौन होंगे भैया, तो ये विलियम उंटो और उनके शिष्य टिचनर। वैसे तो विलियम उंटो होता है विकल्प में, यदि ये नहीं दे तो टिचनर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है या कथन किसका? भैया स्किनर का। याद रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भैया? अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा दिया गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले दार्शनिक कौन है भैया? तो ये आपके होंगे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। वैसे प्लेटो विकल्प में होता है अधिकतर, प्लेटो आप लगा सकते हैं। यदि तीनों नाम दे दे तो भी आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट है। ठीक, अगला प्रश्न प्रकार्यवाद संप्रदाय के स्थापना के बारे में पूछ ले भैया, किसके द्वारा की गई है? तो विलियम जेम्स के द्वारा की गई प्रकारवाद संप्रदाय की स्थापना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? काफी अच्छा कथन है, तो ये स्किनर द्वारा दिया गया कथन है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो परिभाषा है ये मैकडूगल के द्वारा दी गई थी कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतना एक धारा का समान है? ये किसके द्वारा कहा गया भैया? तो ये विलियम जेम्स के द्वारा कहा गया है कि जो चेतना है वो क्या है भैया? एक धारा के समान। कौन से मनोवैज्ञानिक है? विलियम जेम्स। चलिए अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन कहा गया था भैया स्टैनली हॉल के द्वारा। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा? जीवन का अनोखा काल किसको कहा गया भैया? तो बाल्य अवस्था को कहा। किसके अनुसार कहा गया? यदि पूछे कौन सी अवस्था, यदि पूछ ले आपसे वो बाल्य अवस्था। किसके द्वारा कहा गया है? तो कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया है। जो बाल्य अवस्था है वो जीवन का अनोखा काल है, काल एवं ब्रूस के अनुसार। चल, खिलौने की आयु पूछ ले किस अवस्था को कहा जाता है भैया? तो ये पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है ना। टॉय एज पूछा जाता है हमेशा, तो ये पूर्व बाल्य अवस्था है। और यदि कब से कब तक है? तो 2 से 7 वर्ष। कब से कब तक है भैया? इसकी उम्र 2 से 7 वर्ष तक की होती है। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। ये सिद्धांत को क्या कहते हैं? देखिए सिर से पैर की ओर पूछा गया है तो उसे मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहते हैं। सिर मस्तक है ना, इससे याद रखिएगा मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न पूछा आपसे कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए नवजात शिशु में पूछे तो 270 होती है, और यहाँ पर वयस्क में पूछे तो वो कितनी होती है? 206 होती है। कितनी? 206 वयस्क में होती है, और नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये क्रो एवं क्रो के द्वारा कहा गया है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। बालक का सामाजिकरण सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था भैया? तो परिवार से होता है। सामाजिकरण जो है बालक का वो कहां से होता है? सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। गैंग एज या दल समूह की आयु किस अवस्था को कहते हैं? तो ये उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। इसमें बच्चा ज्यादातर समूह में रहना पसंद करता है, गैंग में रहना पसंद करता है। तो उत्तर बाल्यावस्था आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये कब से कब तक की होती है? तो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न है आपका किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका भैया? तो ये रोज द्वारा कहा गया है कि जो किशोरावस्था होती है वह शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, ये राज द्वारा कहा गया है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? तो भाषा विकास के लिए पूछे, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए पूछे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड होगा। ये भी अच्छा प्रश्न है। आपको सारे प्रश्न जो दिए जा रहे हैं सारे के सारे अच्छे हैं, सभी को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में जो दिन लगते हैं, यदि दिन में पूछे तो 280 दिन है। कितने? लगभग 280 दिन। और यदि यहाँ पर माह में पूछे तो 9 माह 10 दिन, और सप्ताह में पूछे तो वो 40 सप्ताह। सप्ताह 40 दिन, महीने में 9 माह 10 दिन, और लगभग दिन की पूछे तो 280 दिन। ठीक। बालक के स्थायी दांत निकलने कब प्रारंभ होते हैं? एक तो होता दूध के दांत और एक होते स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ, है ना। तो होते लगभग 6 वर्ष की आयु। कितने? लगभग 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ होने लगते हैं।
संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं? संवेगात्मक विकास में तो ये किशोरावस्था में होते हैं, है ना। सर्वाधिक जो परिवर्तन होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। बालक का मन कोरा कागज होता है, या किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया कि बालक का जो मन होता है वो कैसा होता है? कोरा कागज होता है। ठीक, आगे बात करेंगे। मिथ्या परिपक्वता का काल है, ये किसके द्वारा कहा गया भैया? तो ये बाल्यावस्था को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? रास के द्वारा कहा गया। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, किसके द्वारा कहा गया? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो ये रास के द्वारा कहा गया है ना। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बालक के हाथ पैर ही उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये रूसो के द्वारा कहा गया। इनका कहना है कि बालक के जो हाथ पैर होते हैं वो क्या होते हैं? बालक के जो प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक है, हाथ और पैर। विकास का वह सिद्धांत जो बताता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, वो कौन सा सिद्धांत है जो बताता है कि विकास जो है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है? वो सिद्धांत होगा समीप दूराभिमुख सिद्धांत। कौन सा? समीप दूराभिमुख सिद्धांत। वाटसन ने नवजात शिशु के मुख्य रूप से किस संवेगों की बात की है? तो इनके द्वारा जो मुख्य रूप से संवेग बताए हैं वो भय बताया है, क्रोध बताया है, वो इसने बताया है। याद रखिएगा ये 3 संवेग किसके द्वारा बताए गए हैं? वाटसन के द्वारा बताए गए हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। सामान्य बालक के आयु में सार्थक शब्द बोलने कब सीखता है बालक? तो लगभग 10 से 12 माह के बीच सीख जाता है। कितने माह के बीच में? 10 से 12 माह के बीच में सीख जाता है। बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये भी अच्छा प्रश्न है, अच्छा परिभाषा है। तो ये सिगमंड फ्रायड द्वारा कहा गया है कि जो बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अगला प्रश्न है, शेषावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? देखिए, शेषावस्था में पूछा गया है तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? अत्यंत तीव्र होती है। बच्चा बहुत जल्दी सीखता है शेषावस्था में। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार पूछा है, और ये प्रश्न भी अच्छा है, काफी बार पूछा गया है। तो लगभग 350 ग्राम होता है। कितना होता है? जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विकास एवं निरंतर और धीमी प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो स्किनर का। जो विकास होता है वो निरंतर तो होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, ये कथन किसका होगा? तो याद रखिएगा स्किनर का कथन होगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में जाना जाता है? तो आत्मा के विज्ञान। देखिए, सर्वप्रथम पूछा गया है। जब सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में जाना जाता था? तो आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण कैसा होता है भैया? तो यथार्थवादी होता है। याद रखिए, बाल्यावस्था में पूछा गया है बालक का जो दृष्टिकोण होता है वो कैसा होता है? यथार्थवादी होता है। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? काफी पूछा गया प्रश्न है, हर टेट एग्जाम में ये पूछा जाता है। आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक। कौन होंगे भैया? थॉर्नडाइक होंगे, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक। सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो परिभाषा है ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा होगी। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे भैया? तो थॉर्नडाइक के बारे में पूछा गया है तो ये भूखी बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने? सीधे सीधे पूछा जाता है तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। यहाँ पर एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्यूज के तौर पर कि इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया? सीधा सीधा बताना है, वैसे तो आगे प्रश्न आएगा, उसके पहले आपको बताना है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है ना। ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का जनक शास्त्रीय अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये पावलोव को कहा जाता है, इवान पावलोव, है ना। अच्छा प्रश्न, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है ये आपके इवान पावलोव द्वारा दिया गया है। ठीक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में पूछे तो B.F. स्किनर। ये भी अच्छा प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? ये B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। सीखने के नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये किसके द्वारा दिए गए भैया ये नियम? तो थॉर्नडाइक द्वारा। इन्होंने सीखने के नियम 2 प्रकार के बताए, एक बताया मुख्य नियम और दूसरा बताया गौण नियम। ये जो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है, ये आपके मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं ना। गौण नियम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आगे एक प्रश्न आएगा उसमें इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आपको बस इतना याद रखना है, सीखने के तो 3 नियम बताए, मुख्य नियम, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। ये किसके द्वारा बताया गया है? थॉर्नडाइक द्वारा बताया गया है। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो उस जानवर है चिंपांजी, जिसे वनमानुष भी कहते हैं, और उसका नाम क्या है? सुल्तान। ठीक, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? ये यहाँ पर प्रश्न रहा।
भाई अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है ना, किस संप्रदाय की देन है, तो गेस्टाल्टवाद। और उसमें कौन आते हैं, कोहलर आते हैं, इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया है। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, सुल्तान नामक चिंपांजी पर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए किया गया है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या फिर सीधा सीधा पूछे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो स्किनर के द्वारा दिया गया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा ना। सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में पूछा गया है, तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया। बच्चे बड़ों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं, इस कथन के बारे में पूछा गया है, किसके किस मूल का है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के मूल का है, यानी कि मॉडलिंग का है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं पुनर्बलन का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया, ये स्किनर के द्वारा दिया गया। कंडीशंस ऑफ लर्निंग, पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा जाए तो याद होना चाहिए, ये रॉबर्ट गेने के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक, अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, देखिए 20वीं शताब्दी में पूछा जाए तो व्यवहार का विज्ञान, क्या कहा जाता था, व्यवहार का विज्ञान। और किसके द्वारा कहा गया, तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया। पावलाव के प्रयोग में घंटी की आवाज क्या थी, यहाँ पर देखिए घंटी की आवाज के बारे में सिर्फ पूछा गया है, तो अनुबंधित उद्दीपक, जिसे वातानुकूलित उद्दीपक भी कहा जाता है, या अनुबंधित उद्दीपक दे दे विकल्प में, या फिर वातानुकूलित उद्दीपक दे दे, बात एक ही होगी। ठीक, अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम संतोष और असंतोष से संबंधित है, जो नियम मैंने 3 बताए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, है ना। इसमें संतोष और असंतोष से संबंधित कौन सा नियम होगा, तो प्रभाव का नियम होगा, या कह सकते हैं प्रभाव के नियम को ही संतोष या फिर असंतोष का नियम के नाम से भी जाना जाता है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो अधिगम कहलाता है, या फिर कह सकते हैं कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया, तो गेट्स के द्वारा कहा, सीधा सीधा पूछा जाए ना कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है, किसके द्वारा कहा गया, गेट्स के द्वारा कहा गया। किसको कहा जाता है, तो अधिगम को कहा जाता है। दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभिक्रमिक अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है, तो स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है अभिक्रमिक अनुदेशन। क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो कर्ट लेविन द्वारा दिया गया। अच्छा प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन क्या है भैया, यहाँ पर देखिए सिर्फ भोजन के बारे में पूछा गया है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में जो भोजन है वो क्या है, अभी हमने घंटे की बात करी थी, अब यहाँ पर भोजन की बात की जा रही है, तो वो अस्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है वो, एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। सक्रिय अनुबंधन का संबंध किससे है, यदि आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए स्किनर से। किससे है, स्किनर से। अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सीधा सीधा समान तत्वों के सिद्धांत के बारे में पूछा गया, किसके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। सीखने के सबसे उच्च स्तर कौन सा भैया, और किसके अनुसार, गेने के अनुसार, तो वो है समस्या समाधान अधिगम। देखिए यहाँ पर 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो उच्च स्तर पूछा जाता है गेने के अनुसार, वो आपका समस्या समाधान अधिगम होगा। एक निम्न स्तर पूछा जाता है, या फिर उसे सबसे बुनियादी स्तर भी कहा जाता है, तो सबसे निम्न स्तर पूछे या फिर बुनियादी स्तर पूछे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर संकेत अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकेत अधिगम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, जो आपका उच्च स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम, और जो आपका बुनियादी या निम्न स्तर है वो संकेत अधिगम, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना। उच्च स्तर क्या है आपका, समस्या समाधान अधिगम, और निम्न स्तर आपका क्या होगा, संकेत अधिगम। उसी के बीच में 6 और प्रकार बताए इनके द्वारा, जैसे टोटल 8 है, जिसमें संकेत अधिगम हो गया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम हो गया, श्रृंखला अधिगम हो गया, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम या फिर सिद्धांत अधिगम कह सकते हैं, और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार के जो अधिगम बताए हैं वो किसके द्वारा बताए, गेने के द्वारा बताए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 चरण कौन से, इनके द्वारा कितने चरण बताए हैं, सीधे सीधे पूछे कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के कितने चरण बताए इनके द्वारा, तो 4 चरण बताए। कौन कौन से, एक होगा ध्यान, है ना, अटेंशन, अवधारणा हो जाएगा, पुनः उत्पादन हो जाएगा, और अभिप्रेरणा हो जाएगा। 4 प्रकार के चरण किसके द्वारा बताए गए हैं, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा बताए गए हैं सामाजिक अधिगम के। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पावलाव को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, तो पाचन क्रिया की कार्यप्रणाली पर मिला था, या फिर कह सकते हैं चिकित्सा शास्त्र में मिला था। कब मिला था, 1904 में मिला था। ठीक, सॉरी, अगला प्रश्न, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के बारे में पूछ ले, किसके द्वारा दिया गया भैया, ये
तो चिन्ह सिद्धांत जो है अधिगम सिद्धांत है, ये एडवर्ड टोलमैन द्वारा दिया गया था, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न, पुनर्बलन की अनुसूची किसने दी भैया? पुनर्बलन की जो अनुसूचियां है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया? तो स्किनर के द्वारा। कितनी बताई इनके द्वारा अनुसूचियां? तो 2 बताई गई है भैया इनके द्वारा। मुख्य रूप से पुनर्बलन की अनुसूची कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार की। यदि पूछ ले कौन से 2 प्रकार, पहला है सतत पुनर्बलन और एक है आंशिक पुनर्बलन। ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि जो पुनर्बलन की अनुसूचियां स्किनर द्वारा बताई गई उनमें से कौन सी है? यानी कि 4 विकल्प दे देंगे, सतत पुनर्बलन दे देंगे एक विकल्प में और बाकी के 4 विकल्प गलत दे देंगे, तो 3 विकल्प गलत दे देंगे। तो उसमें जो सही है उसको आपको पहचानना। यदि ये 2 अनुसूचियां आपको पता होगी, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन, तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप प्रश्न को गलत कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए 2 प्रकार की अनुसूचियां इनके द्वारा बताई गई मुख्य रूप से, पहला सतत पुनर्बलन और फिर है आंशिक पुनर्बलन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का गौण नियम कौन सा भैया? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आगे बताऊंगा। एक होता मुख्य नियम, मुख्य नियम के अंतर्गत 3 बताए थे मैंने आपको, है ना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब गौण नियम जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम के अंतर्गत 5 प्रकार के गौण नियम बताए इन्होंने। बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये जो 5 नियम बताए हैं ये गौण नियम के अंतर्गत आते हैं और ये सीखने के नियम के अंतर्गत आते हैं। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक द्वारा। 2 नियम बताए, एक बताया मुख्य नियम जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और एक है गौण नियम। ठीक, मुख्य नियम भी मैंने आपको बता दिए, गौण नियम भी आपको बता चुका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लिखा होता है ना, लेकिन ये लागू कब हुआ था भैया? तो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, है ना। लागू यदि पूछे तो कब हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। अगला प्रश्न, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न बन रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जिन पियाजे, जो कि काफी बार पूछा गया है। इनके अवस्थाओं के बारे में भी आपको पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। 4 अवस्था इनके द्वारा बताई गई है। पहली है इनकी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मुहूर्त सक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 4 प्रकार की अवस्था काफी पूछी जाती है हर टेट एग्जाम में, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर एक वैज्ञानिक का अलग अलग वीडियोस भी हम बना चुके हैं, नहीं देखा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ये कथन किसका है? किसके द्वारा दिया गया कथन? तो जिन पियाजे के द्वारा दिया गया। वस्तु स्थायित्व का गुण पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे की किस अवस्था में आता है भैया? तो संवेदीगामक अवस्था। कितनी अवस्थाएं बताई गई इनके द्वारा? 4। उसमें से पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है ना। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है तो सामाजिक अंतःक्रिया। कौन सा? सामाजिक अंतःक्रिया। जेडपीडी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो ये दिया गया है लेव वाइगोत्स्की। किसके द्वारा दिया गया भैया? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसे नैतिक तर्कणा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नैतिक तर्कणा। पियाजे की किस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है? जैसा कि उन्होंने बताया 4 अवस्था ही बताई है और वो अवस्था हो गया आपके, देखिए अमूर्त चिंतन के बारे में पूछा गया है ना, तो वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है पियाजे की। ये चौथी अवस्था है, जो कि 11 से आगे वाली जो अवस्था है वो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें जो बच्चा होता है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसके द्वारा कहा गया है? अच्छा प्रश्न है, स्टैनली हॉल द्वारा किशोरावस्था को तूफानी अवस्था कहा गया है। भाषा विचारों को निर्धारित करती है, यह मत किसका है? यानी कि भाषाई सापेक्षता, यह मत किसका है? भाषा विचारों को निर्धारित करती है, फिर भाषाई सापेक्षता को निर्धारित करती है, ये मत किसका है? सीधा सीधा ये पूछा गया है प्रश्न में, तो ये बेंजामिन वॉहर्प के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न, जीववाद किस अवस्था की विशेषता है? जो पियाजे द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई है, उन अवस्थाओं में से आपको बताना है। अब इसमें क्या होता है? जीववाद क्या होता है? इसमें जो बच्चा होता है और निर्जीव वस्तु को क्या समझने लगता है? सजीव समझने लगता है। और ये पियाजे द्वारा दी गई कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है, और उस अवस्था का नाम है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की। ठीक, ये दूसरी अवस्था है। तो जीववाद किस अवस्था की विशेषता पूछा जाए तो ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होगी, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होगी। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, इसके बारे में हम बता चुके हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? रूसो का कथन है।
अगला प्रश्न है, कोहलर ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? देखिए स्तर इनके द्वारा बताए गए 3, और इन 3 स्तरों में 6 चरण होते हैं, यानी कि एक स्तर में 2 चरण इनके द्वारा बताए गए, हर स्तर में 2 चरण इनके द्वारा बताए गए हैं। तो मैं सिर्फ 3 स्तर मैं आपको बता देता हूं। इसमें पूर्व पारंपरिक स्तर है, इसमें 2 चरण 1 और 2 बताया गया है। पारंपरिक स्तर में 3 और 4 बताया गया है, और उत्तर पारंपरिक स्तर में 5 और 6 चरण बताए गए हैं। तो यदि चरण पूछे तो वो 6 हैं, यानी कि स्टेज इसकी 6 हैं, और लेवल यानी कि स्तर पूछे तो वो 3 है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है, यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर में हर स्तर में 2-2 चरण इनके द्वारा बताए गए। अगला प्रश्न, संरक्षण का संप्रत्यय पियाजे की किस अवस्था में विकसित होता है? तो संरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है, तो वो है आपकी तीसरी अवस्था जिन पियाजे की, और वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, है ना। तो 1 से लगाकर 4 अवस्था लगभग अभी फिलहाल में आ चुकी है, तो सभी के बारे में आपको पता चल गया होगा कौन सी अवस्था है और कब से कब तक की। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। आत्मसातकरण के बारे में पूछा गया है। आत्मसातकरण का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है कि नवीन जानकारी को पूर्व ज्ञान में ज्यों का त्यों शामिल करना, उसे क्या कहा जाता है? आत्मसातकरण कहा जाता है। समायोजन के बारे में यहाँ पर पूछा गया, भाई समायोजन क्या होता है? तो जो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना होता है, उसे क्या कहते हैं? समायोजन, है ना। समायोजन करना कहलाता है। वातावरण वहां बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसके द्वारा कहा गया? तो यह रास के द्वारा कहा गया कथन है। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? तो देखिए यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था कौन सी अवस्था? पहली अवस्था है, 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है, पियाजे द्वारा दी गई है। 4 अवस्थाओं में से पहली अवस्था है, वह इंद्रियों से सीखता है और गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है ना। जो बच्चा होता है, जो 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा होता है, यानी कि संवेदी गामक अवस्था में जब बच्चा होता है वो इंद्रियों से सीखता है या फिर गामक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किस विकास से संबंधित है भैया? तो नैतिक विकास से संबंधित। कैसे है? नैतिक विकास का सिद्धांत पूछ ले, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पूछ ले, किसके द्वारा दी गई? कोहलबर्ग के द्वारा दी गई। लैंग्वेज एंड थॉट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई भैया? तो ले वार्गोसी के द्वारा लिखी गई लैंग्वेज ऑफ थॉट। याद रखिएगा, अच्छी पुस्तक है। भ्रूण या पिंड अवस्था का समय होता है, यहाँ पर भ्रूण मैंने अलग से लिखा है। सीधा सीधा यहाँ पर पूछा जाता है आपसे पिंड अवस्था का समय पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 2 से 8 सप्ताह, है ना। पिंड अवस्था को ही भ्रूण अवस्था कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि पिंड अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण अवस्था कहते हैं। भ्रूण अवस्था के बारे में पूछ ले कि भ्रूण अवस्था का समय, पिंड अवस्था का समय पूछ ले, बात एक ही है। कौन सा कितना समय होता है इसका? 2 से 8 सप्ताह का समय होता है। अगला प्रश्न, डिंब अवस्था। अब डिंब अवस्था का समय पूछ ले तो कितना दिन का होता भैया? 14 दिन का होता है। कितने दिन का? 14 दिन का होता है। पलटावी का गुण, पलटावी का गुण किस अवस्था में विकसित होता है भैया? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था पियाजे की तीसरी अवस्था में होता है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। कोहलबर्ग के किस स्तर पर नैतिकता बाहरी कारकों जैसे कि दंड और जो पुरस्कार ही बाहरी कारक हो गए, है ना, से नियंत्रित होती है? वो कौन सा स्तर है? जैसे कि इनके 3 स्तर बताए हैं, वो 3 स्तर में कितने चरण बताए? 6 चरण बताए। तो उसमें कौन सा स्तर है? तो उसमें पूर्व परंपरागत स्तर है। कौन सा भैया? पूर्व परंपरागत स्तर है। अगला प्रश्न, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, यहाँ कथन किसका है? तो जिन पियाजे का है। जिन पियाजे जी कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये जिन पियाजे जी द्वारा कहा गया कथन है। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये काफी बार चर्चित रही है, इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है और काफी बार पूछी भी जाती है। आईक्यू शब्द, बुद्धि लब्धि के बारे में यहाँ पर पूछा गया। आईक्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1912 में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बुद्धि से संबंधित प्रश्न है। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू विलियम स्टर्न 1912 में दिया गया। ठीक। अगला प्रश्न, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। देखिए, द्विकारक के बारे में पूछ ले या फिर त्रिकारक के बारे में पूछ ले। द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी के बारे में पूछ ले तो ये बुद्धि, है ना, इंटेलिजेंस के मापन हेतु किया जाता है इसका प्रयोग। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है किसके द्वारा किया गया? आईएमपी प्रश्न है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बारे में पूछे तो कार्ल जुंग द्वारा किया गया, है ना। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण काफी अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। ये किससे संबंधित है? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। तो ये बुद्धि मापन से संबंधित है आपका स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा
ये रेमंड केटल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? रेमंड केटल द्वारा बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल दिया गया। टीएटी परीक्षण, टीएटी परीक्षण के बारे में काफी पूछा जाता है। थीमेटिक अब्स्ट्रैक्शन टेस्ट, कौन सा? थीमेटिक अब्स्ट्रैक्शन टेस्ट, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? विषयगत बोध परीक्षण भी कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये मॉर्गन एवं मरे के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? सन पूछे तो 1935 में दिया गया। इसमें कार्डों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि आगे प्रश्न रखा है। टीएटी परीक्षण में कार्डों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए कुल पूछे तो वो होती 31। इन 31 में एक खाली होता है और 30 में चित्र बने होते हैं। 30 में चित्र बने होते हैं और एक खाली होता। टोटल कितने हो जाते हैं? 31 कार्ड हो जाते हैं ना। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत यदि पूछे तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न, स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक के बारे में पूछ ले तो हरमन रोरसा है, जो कि काफी बार पूछा गया है। इंक ब्लड टेस्ट का बारे में पूछे तो वह हरमन रोरसा होंगे। ठीक, अगला प्रश्न, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाला बालक होता है उसे प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक क्या कहलाते हैं? तो जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है और सामान्य बुद्धि होती है ना, सामान्य बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक के बारे में यदि आपसे पूछे तो वो थॉर्नडाइक होंगे। कौन होंगे भैया? थॉर्नडाइक होंगे। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण है भैया? तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा के बारे में पूछे तो समूह बुद्धि परीक्षण होंगे। कौन से? समूह बुद्धि परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण किसे कहते हैं यदि ये पूछ ले? देखिए दो परीक्षण होते हैं, एक तो आर्मी अल्फा और एक आर्मी बीटा। तो यहाँ पर आर्मी बीटा के बारे में पूछा गया है। तो ये जो परीक्षण है, ये जो अनपढ़ और अशिक्षित और जो गैर अंग्रेजी बोलने वाले रंगरूट होते थे, उनका मूल्यांकन करने के लिए विकसित एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। अब रंगरूट क्या होते हैं कि जब सैनिक बनता है कोई, यानी कि भर्ती होती है, जैसे कि आर्मी हो गई है ना, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, तो जब नए नए जब भर्ती होते हैं तो उन्हें जब तक ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो उस दौरान जो ट्रेनिंग के पहले का जो समय होता है उसे ही क्या कहा जाता है? उनको रंगरूट कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार से चिंतन से है? तो ये अपसारी चिंतन से। किस प्रकार के चिंतन से होता है? अपसारी चिंतन से होता है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द के परसोना से हुई है ना। किस शब्द से हुई है? लैटिन शब्द के परसोना से हुई, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। याद रखिएगा, शब्द पूछे, उत्पत्ति पूछे तो लैटिन भाषा से हुई है, और किस शब्द से हुई? परसोना से। उसका अर्थ पूछे तो क्या होता है? मुखौटा यानी कि मास्क होता है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा मनोविश्लेषणात्मक के जनक के बारे में पूछा जाता है। कौन होंगे वो? सिगमंड फ्रायड होंगे। कौन होंगे भैया? सिगमंड फ्रायड होंगे। सीएटी, देखिए इसके पहले हमने बात की थी टीएटी परीक्षण के बारे में। अब यहाँ पर सीएटी परीक्षण के बारे में पूछा गया है, किस आयु वर्ग के लिए होता है, या फिर ये किसके द्वारा दिया गया? तो लियोपोल्ड बेलक द्वारा दिया गया। और किस आयु वर्ग के लिए होता है? तो ये 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए ये परीक्षण होता है, सीएटी परीक्षण। आगे बढ़ेंगे, बुद्धि का त्रिआयामी यानी कि 3D सिद्धांत पूछ ले, किसके द्वारा दिया गया? तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। एक बालक की मानसिक आयु कितनी बताई गई है? 12 वर्ष, और वास्तविक आयु यहाँ पर 10 वर्ष बताई गई है, और उसका आईक्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आईक्यू का सूत्र मुझे लगता है सभी को पता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। इसको मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब इसको कैसे हल करेंगे भाई? मानसिक आयु कितनी उसकी? 12 है ना। वास्तविक आयु कितनी? 10 है, इंटू 100। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 10 को यहाँ पर 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 10। तो 12 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 120। तो उसकी जो आईक्यू है वो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी ना। इस प्रकार से इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय यदि पूछे, और काफी अच्छा प्रश्न है ये, तो डेनियल गोलमैन, है ना। इनका श्रेय किसको जाता है? डेनियल गोलमैन को जाता है। 16 पीएम प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई? पर्सनैलिटी फैक्टर इसे कहा जाता है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, है ना। जो प्रश्नावली है किसके द्वारा बनाई गई थी? तो रेमंड केटल के द्वारा बनाई गई थी। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ द्वारा कहा गया कथन है। किस ग्रंथि के असंतुलन से व्यक्तित्व प्रभावित होता है? तो इसमें 2 प्रकार की ग्रंथि होती प्रमुख रूप से, एक होती पीयूष ग्रंथि और दूसरी होती थायराइड ग्रंथि। इन दोनों ग्रंथि यदि असंतुलित हो जाती है तो व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है ना। तो दोनों ग्रंथियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? डिसलेक्सिया तो पठन विकार, इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जो बच्चा होता है उसे किसमें दिक्कत होती है? पठन यानी कि पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये
पठन विकार आपका करेक्ट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य यदि यहां पर पूछे तो क्या होगा, सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा प्रदान करना। ऐसा नहीं है कि सामान्य बच्चों को अलग और विशिष्ट बालकों को अलग, नहीं, एक ही छत के नीचे शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। अगला आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए। देखिए जो छात्र अनुपात होता है वो 1 से 5 हो, 6 से 8 हो। यहाँ पर जो छात्र की संख्या है, जितने छात्र होंगे उससे हिसाब से उनका जो अनुपात है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 1:30 रखा है, यानी कि 30 छात्र है, उसके हिसाब से शिक्षक कितने होंगे, 1 शिक्षक होंगे। तो ये याद रखिएगा, शिक्षक का अनुपात क्या होगा आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर तो 30 छात्र में 1 शिक्षक हो। गणित संबंधी विकार को किस नाम से जाना जाता है, तो डिस्कैल्कुलिया, यानी कि गणित संबंधित जो विकार है, गणित संबंधी जो समस्या होती है वो किस विकार में होती है, तो डिस्कैल्कुलिया में होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका यहां पर पूछी गई है, तो शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता के रूप में। लिखने संबंधित विकार को क्या कहा जाता है, तो लिखने संबंधित यानी कि लिखने में जिसमें समस्या होती है जिस बालक को, उसे डिस्ग्राफिया होता है, यानी कि वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित होता है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 कब लागू हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखिए लागू के बारे में बात की जा रही है, आरटी 2009 तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, है ना, ये याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे 1 अप्रैल 2009 करके आते हैं, लेकिन वो गलत होगा, 2010 आपका परफेक्ट होगा। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि सामान्य कितनी होती है, जैसा कि मैंने बताया था 140 या फिर उससे अधिक। प्रश्न ये पूछा था पहले कि 140 से अधिक जो बुद्धि लब्धि होती है वो किसमें होती है, तो प्रतिभाशाली बालक में होती है। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस बच्चों के शिक्षण हेतु किया जाता है, सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है। दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि के जनक के बारे में पूछे तो वो लुईस ब्रेल होंगे। कौन होंगे, लुईस ब्रेल होंगे। एनसीएफ 2005 शिक्षा के किस सूत्र पर आधारित बल देता है, तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर, और ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 शिक्षा किस सूत्र पर सर्वाधिक बल देता है, करके सीखने पर, रटने पर नहीं देता है। ठीक, शिक्षण की किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है भैया, तो किंडरगार्टन विधि के जनक पूछा गया शिक्षा सीधा सीधा तो वो फ्रोबेल होंगे। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन होंगे, तो मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी होंगे। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान में कुल समय कितना होता है, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो सीधा सीधा मिनट वहां पर दे रखी होती है, टोटल होता है 36 मिनट का। कितना मिनट का होता है भैया, 36 मिनट का होता है। इन 36 मिनट में क्या क्या होता है, पहले शिक्षण होता है 6 मिनट का, फिर प्रतिपुष्टि होती है 6 मिनट की, फिर पुनः योजना बनाई जाती है 12 मिनट की, फिर पुनः शिक्षण होता है 6 मिनट का, और फिर पुनः प्रतिपुष्टि होती है 6 मिनट की। टोटल जोड़ेंगे तो कितना समय हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछ ले तो वो होंगे किलपेट, है ना, और ये किसके शिष्य थे, तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे। पंचपदी प्रणाली पाठ योजना किसने दी भैया, तो पंचपदी प्रणाली के बारे में पूछा जा सकता है, तो हर्बर्ट के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा दी गई थी। ह्यूरिस्टिक या फिर खोज विधि, इसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है और खोज विधि भी कहा जाता है। के जनक कौन होंगे भैया, तो इसके जनक होंगे आर्मस्ट्रांग। कौन होंगे, आर्मस्ट्रांग। स्वलिनता के प्रमुख लक्षण क्या है, यहाँ देखिए ऑटिज्म की बात की जा रही है। स्वलिनता, ऑटिज्म को ही स्वलिनता कहते हैं, फिर स्वलिनता को ही ऑटिज्म कहते हैं। तो इसमें प्रमुख लक्षण पूछा गया है, तो जो प्रमुख लक्षण होते हैं उसमें सामाजिक संपर्क में कमी होता है। जो बच्चा होता है या फिर जो आदमी होता है वो नजरें नहीं मिलाता है ना, नजरें ना मिलाना और व्यवहार को दोहराव, यानी कि बार बार एक ही चीज को बार बार वो करता रहता है। इस प्रकार के लक्षण किसके होते हैं, स्वलिनता के या फिर ऑटिज्म के होते हैं। आरटी 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में प्रारंभिक स्तर पर न्यूनतम कितने कार्य दिवस अनिवार्य। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक वर्ष में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए मैंने प्राथमिक स्तर के बारे में बताया है, उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में वर्ष के हिसाब से, और यहाँ पर सप्ताह के हिसाब से भी बताया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस वो होंगे 200 कार्य दिवस। कितने होते हैं, 200 कार्य दिवस। यदि घंटे के बारे में पूछे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 800 घंटे हो जाएंगे। और यही उच्च प्राथमिक स्तर में पूछे कक्षा 6 से 8 में, तो यहाँ पर 200 कार्य दिवस थे और यहाँ पर 20 दिन बढ़ जाते हैं, यानी कि 220 कार्य दिवस हो जाते हैं, और घंटे यहाँ पर 200 बढ़ जाते हैं, 1000 शिक्षण घंटे हो जाते हैं। और यहाँ पर शिक्षक के बारे में पूछ ले तो भाई शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे कितने होते हैं, तो न्यूनतम घंटे 45 घंटे होते हैं यहाँ पर प्रति सप्ताह में पूछे तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
आरटीए 2009 के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस कहा जाता है के बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो ये 25% होती है। कितनी होती भैया? 25% होती है। शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, किस समिति की रिपोर्ट है? लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में पूछा गया है, शिक्षा बिना बोझ के। तो ये यशपाल समिति जो कि 1993 में गठित हुई थी। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि के अध्ययन के बारे में पूछा गया, किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल सी गेरिसन के द्वारा किया गया। आपूर्ति और मांग के सिद्धांत के बारे में पूछ लिया, किसके द्वारा दिया गया? तो ये अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया। आपूर्ति और मांग का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा। जो श्रवण बाधित है, जो सुन नहीं सकते, उनके बारे में यहां पर बताया गया है, तो वो भाषा होगी आपकी सांकेतिक भाषा, है ना। अगला और लास्ट प्रश्न जैसा बताया, टोटल 150 प्रश्न हैं। प्रयोजना विधि किस दर्शन पर आधारित है? तो ये प्रयोजनवाद पर है। किस पर है भैया? प्रयोजनवाद पर है। तो ये थे आपके 150 प्रश्न। कितने बताए थे टोटल? मैंने 150 प्रश्न यहाँ पर आपको बताए थे। तो 150 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं और लगभग ये 40 से 45 मिनट में ये वीडियो समाप्त हो रहा है। मुझे जहां तक लगता है इतने ही मिनट लगी इसमें, है ना। तो कम समय में आपको यहाँ पर ज्यादा प्रश्न मिल रहे हैं और यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हर सब्जेक्ट के मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा आगे भी। तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।